हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एमबीआर गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्वासन पद्धति के बारे में बात करेंगे कि निर्वासन पद्धति क्या है। निर्वासन पद्धति प्रत्यक्ष निर्वासन, अप्रत्यक्ष निर्वासन। दो प्रकार की जो निर्वासन पद्धतियां हैं इसके बारे में आज बात करेंगे कि निर्वासन प्रतिनिधि निर्वाचन जो प्रणाली है, चुनाव किस प्रकार से चुनाव करवाए जाते हैं, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए किस प्रकार की चुनावी व्यवस्था होती है, अलग अलग देशों में किस प्रकार के प्रतिनिधि के कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, उसमें किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन को लेकर के इसमें विशेषकर दो प्रकार की पद्धतियां पाई जाती हैं। उसमें एक तो लेते हैं हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा हम लेते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली होती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है, इसके प्रमुख क्या क्या गुण पाए जाते हैं और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कौन कौन से दोष है, उसके बारे में आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बातचीत करेंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आप जानते होंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली होती है जिसमें निर्वाचक गण प्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवार को या अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं या उनको सीधे मतदान के द्वारा उसको विजय बनाते हैं, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। इसमें ये व्यवस्था होती है कि जितने भी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उस उम्मीदवारों में से जिसे सर्वाधिक जो मत मिलता है उस व्यक्ति को विजय घोषित किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जैसे भारत में जो इस प्रकार की जो व्यवस्था आप लोगों ने देखा होगा, स्थानीय प्रशासन के जो चुनाव होते हैं उस चुनावों को भी आपने देखा होगा। उसके बाद में राज्यों के विधान सभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें लोकसभा के सदस्यों के जो चुनाव होते हैं, तो उसमें इस प्रकार से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रचलित है। इस प्रकार की जो निर्वाचन प्रणाली इंग्लैंड में भी पाई जाती है, अमेरिका में भी पाई जाती है, कनाडा, स्विस आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें मतदाता उम्मीदवार को एक प्रत्यक्ष रूप से मत देकर के उसे विजय बनाते हैं। इस पद्धति की अगर हम गुणों के बारे में बात करें कि इसमें प्रमुख कौन कौन से गुण है, तो पहली बात इसमें यह है कि प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसके लिए अनुकूल है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को सुनने का जो अधिकार है वो अधिकार जनता स्वयं को होता है। तो ऐसी स्थिति में जनता जिस व्यक्ति को लाइक करती है या अपना पसंद का उम्मीदवार है उसे वो सीधे मत देकर के वो लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार से इसको बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात हम कहते हैं कि मतदाता और प्रतिनिधि के बीच में घनिष्ठ संपर्क या संबंध इसमें पाया जाता है, क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि होता है या जो उम्मीदवार होता है उस उम्मीदवार को जनता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना पड़ता है, वो आपस में उनका प्रत्यक्ष संपर्क होता है। क्योंकि उम्मीदवार को मालूम होता है कि मैं अगर जनता के बीच में नहीं जाऊंगा या जनता से मिलजुल कर नहीं रहूंगा तो ऐसी स्थिति में मुझे मतदान दोबारा चुनाव में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि मतदाता और प्रतिनिधि होते हैं उसके आपस में एक मध्य एक संपर्क बना जाता है। तीसरी बात करते हैं कि राजनीतिक शिक्षा, इसमें राजनीतिक शिक्षा की प्राप्ति होती है, लोगों को चुनाव के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीतिक जो जागरूकता होती है उसमें बढ़ती है, राजनीतिक सामाजिकरण का महत्व इसमें होता है। उसके बाद में नीति बनाना है, नियम यहाँ बनाना है, तो इस प्रकार की जो जागरूकता है मतदाता के लिए होती है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बुराइयां हैं या कौन कौन से जो अवगुण पाए जाते हैं। तो पहली हम बात करते हैं कि सामान्यतया निर्वाचक का मत त्रुटिपूर्ण होता है। यानी कि हम इसमें अधिकतर ये देखते हैं कि अधिकतर लोगों का जो मत होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है, त्रुटिपूर्ण मत होता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा के तर्क का जो बल है इसको थोड़ा गलत दिया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक जागरूकता होती है, राजनीतिक जागरूकता बहुत ही कम लोगों तक ही सीमित के
रह जाती हैं। उसके बाद में बुद्धिमान व्यक्ति निर्वासनों से दूर रहते हैं। इसमें अधिकतर हम देखते हैं कि जिस प्रकार में जो प्रत्यक्ष निर्वासन होते हैं, उस प्रत्यक्ष निर्वासन पद्धति में कई जो चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि कई प्रकार के दंगे फसाद होते हैं या कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, कई प्रकार पैसे है वो पानी की तरफ बहाया जाता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान हो गए लोग होते हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था से हमेशा दूर रहते हैं। उसके बाद में अपराधी और अव्यवस्था जनक है, अपव्ययी एवं अव्यवस्थाजनक है। प्रत्यक्ष जो निर्वासन प्रणाली है, एक तो ये अपव्ययी है, उसके बाद में अव्यवस्थाजनक है। इसमें बहुत सारा जो धन है वो खर्च भी किया जाता है, देखते हैं। तो इस प्रकार से निर्वासन जो पद्धति है, निर्वासन पद्धति की ये पहली है प्रत्यक्ष निर्वासन पद्धति। दूसरी हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वासन पद्धति, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वासन जो पद्धति है, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें तो हमने देखा डायरेक्ट जो मत आता है उम्मीदवार को चुन लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वासन जो पद्धति होती है, जिसमें जनता का जो निर्वाचक होता है या जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में भाग नहीं लेकर के वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और वही प्रतिनिधि होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था हमने देखा होगा कि जैसे हमारे भारत में जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव में इस प्रकार की व्यवस्था सामने आती है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है, यानी कि जिसमें जिस शासन व्यवस्था में या जिस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली में जो मतदाता होता है वो सीधे उम्मीदवार को मत नहीं देता है, जबकि एक निर्वाचक मंडल के रूप में उसका चुनाव करते हैं और निर्वाचक मंडल ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या रहती है, तो इसमें योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव होता है। अधिकांश हम देखते हैं कि जैसे हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक अनुभवशील एवं योग्य व्यक्तियों का चयन इसमें ज्यादा होता है अपेक्षा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तुलना में। दूसरी एक निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाना। जैसे इसमें निर्वाचन पद्धति के जो दोष हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है उसमें बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, दुनिया भर का फर्जी प्रसार किया जाता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, चुनाव में लड़ाई झगड़ा करना है, हा हुल्लड़, इस प्रकार की व्यवस्था ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। जैसे हम लोग देख लें कि हमारे देश में अगर राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चुनाव हो जाते हैं, और वही के वो चुनाव अगर लोकसभा के हो या राज्य विधानसभा के चुनाव हो या पंचायत राज की जो चुनाव हो, तो उस प्रकार से जो डायरेक्ट जो इलेक्शन पॉलिसी होती है उसमें कई प्रकार की जो बुराइयां होती हैं वो बुराइयां इसमें समाप्त होती हैं या कम देखने को मिलती हैं। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि नव स्थापित प्रजातंत्रों के लिए ये श्रेष्ठ व्यवस्था है। इस प्रकार के हम देखते हैं कि सामान्यतः जनता की अपेक्षा निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो ज्यादा एक बुद्धिमानों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उसके बाद में बड़े चुनाव क्षेत्रों के लिए ये व्यवस्था बढ़िया रहती है, यानी कि जिस राज्य की जो क्षेत्रफल है या जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या है या लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, तो ऐसी स्थिति में भी जो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है ये एक सामान्यतया अच्छा माना जाता है। जैसे भारत अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव की बात करते हैं तो इस प्रकार से अगर हम सीधे राष्ट्रपति की चुनाव की करते हैं तो उसमें बहुत लंबा एक क्षेत्रफल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है ये उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद कहते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद में भी जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है इसमें कौन कौन से दोष या कौन कौन से कमियां पाई जाती हैं। तो पहली बात ये है कि ये एक अप्रजातंत्रात्मक प्रणाली, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से इसमें चुनाव नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक अप्रजातांत्रिक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि सार्वजनिक कार्यों में के प्रति इसमें उदासीनता रहती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के प्रति इतना उत्तरदायी नहीं होता है जितना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है। इसलिए सार्वजनिक जो कार्य करने के प्रति उनकी एक उदासीनता रहती है, यानी कि तत्परता वो कम दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जनता से डायरेक्ट सुनकर नहीं आया है, जनता के साथ उसका पब्लिक डीलिंग नहीं होता है। इसलिए उनको प्रत्यक्ष जो निर्वाचन होता है उसकी अपेक्षा इसके जो मेंबर्स होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं वो सार्वजनिक कार्यों में उदासीन रहते हैं। उसके बाद में रिश्वत की आशंका। इस प्रकार के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कई बार
बहुत बड़े एक लेवल तक रिश्वत की भी हम कल्पना कर सकते हैं, या इस प्रकार की एक आशंका देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस प्रकार की जो डील होती हैं एक साइलेंट मोड पे होती हैं, तो इस प्रकार से उसे कह नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। तो कई बार ये भी देखने को हो सकता है कि हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े जो उम्मीदवार होते हैं उनको खरीदा भी जा सकता है। आजकल ये सामान्य बात होने जा रही है। पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से चुनावी जो क्षेत्र होते हैं अप्रत्यक्ष में इसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इस टाइप की उदाहरण अगर हम देखते हैं कि जैसे गुजरात का चुनाव हो या राजस्थान का हो, तो ऐसे कई बार हम देखते हैं कि राज्यसभा चुनाव में इस प्रकार प्रभावित करने की संभावना रहती है। उसके बाद में जनता का प्रतिनिधित्व से संपर्क नहीं है। अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली होती है इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जनता का प्रतिनिधियों उनकी जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे सीधा संपर्क नहीं रहता है। तो कई बार तो स्थिति ये होती है कि जनता उन प्रतिनिधियों के नाम तक भूल जाती है, क्योंकि जैसे हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राजस्थान से जैसे माना कि किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दिया और वो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कई बार वो लोगों से मिलते नहीं, यहाँ तक कि लोगों को कई बार उनके नाम तक भी याद नहीं रहते, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, इसलिए उनका जनता से सीधा कोई लेना देना नहीं होता है। तो जनता से उनका जो संपर्क है वो नहीं रहता है। उसके बाद में दल पद्धति की कुप्रभाव न्यूनतम नहीं है, यानी कि जो दल पद्धति होते हैं उनके जो कुप्रभाव है वो भी इसमें न्यूनतम नहीं देखे जा सकते हैं। कई बार दल पद्धति के कुप्रभाव को भी बढ़ावा देने की इसमें भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसमें भी काफी कुछ दोष पाया जाता है। इस प्रकार के बारे में जो लास्की ने भी कहा है कि ये ये 4 माह का एक राजनीतिक व्यभिचार की तरह होता है। इस प्रकार की जो पद्धति होती है ये, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचन पद्धतियां हैं ये 2 प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष है। इसके प्रमुख कौन कौन से गुण दोष हैं, इस टाइप का आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष एवं निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन पद्धतियों के बारे में बताइए, या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के गुण दोषों के बारे में बताइए। इस टाइप का आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अवधारणा क्या है, और कौन कौन सी ऐसी जो मेथड हैं जिस मेथड के आधार पर हम अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निश्चित कर सकते हैं, या किस देश में कौन कौन सी जो प्रणाली पाई जाती है उसके बारे में आगे की यूट्यूब वीडियो में भाषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।